हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आपको एक आसान सा काम करना होता है, जैसे कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में उस सवाल को पोस्ट करिएगा। उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर अंशुल जैन। ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। बहुत ही लिस्टलेस मार्केट है। लिस्टलेस भी क्या कहूँ, ग्रेजुअली स्लोली हम नीचे की तरफ ही का रुख कर रहे हैं। निफ्टी इस समय हल्के लाल निशान में। अब सुबह जो लो लगा था 25,520 के आसपास का था, इस समय 25,588 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रही है। वहीं बैंक निफ्टी में करीबन 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से बाजार का रुख क्या लगता है आपको? अभी तक तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे निफ्टी चार्ट्स को देखते हुए, लेकिन पिछले 3 दिनों के 3 सेशंस में जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसके बाद आपका इस समय व्यू क्या बन रहा है निफ्टी पे? देखिए, अभी मेरे को ब्रेक पॉइंट के आसपास हैं। 25,669 के नीचे क्लोज किए हैं। क्वार्टरली वीवैप आज टेस्ट हुआ है, वहीं से बाउंस बैक आ रहा है, बट प्रॉब्लम अब इंडेक्स से निकल के मिड कैप स्मॉल कैप में आने लगी है। मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रेक डाउन्स आ रहे हैं, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए दिख रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। अगर इंडेक्स यहाँ पे नहीं संभला तो फिर इंडेक्स तो नीचे आएगा ही आएगा। पहला सपोर्ट इंडेक्स पे बहुत नीचे नहीं है, 25,450 पे है, लेकिन ये 150 पॉइंट मिड कैप और स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, इनके लिए एकदम कहर बन के टूटेगा। तो इंडेक्स पे आपको केवल 150 पॉइंट की फॉल दिखेगी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप और स्पेशली माइक्रो कैप, इनमें तो एकदम से जो सेलिंग प्रेशर बनेगा वो झेले नहीं झिलाएगा। तो यहाँ पे अब इंडेक्स के बाहर जो स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे तोड़ने लगा है। बट दैट बीइंग सेड, निफ्टी पे वीकली चार्ट में देखेंगे, थर्ड वीक है जहाँ शूटिंग स्टार है। बैंक निफ्टी में निफ्टी में 2 वीक के शूटिंग स्टार के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग है। बैंक निफ्टी में अगेन थर्ड वीक में भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई प्रोटेक्ट हो रहा है, शूटिंग स्टार है, लेकिन फॉलो थ्रू मूव मिसिंग है। तो मैं अभी भी बहुत बेरिश तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, बुल्स अपने लेवल निफ्टी पे नहीं बचा पाए हैं। बैंक निफ्टी पे जरूर आज लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो था 57,482, उसके आसपास लो बना है 57,521 का। तो अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ, प्लान तो हो रहा है, नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर लंबी डाउन साइड ओपन अप हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो करीबन 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। वहीं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी आधे से ज़्यादा फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि बेंचमार्क्स या तो फ्लैट है या हल्के लाल निशान में समय कामकाज करते हुए, जैसे कि अंशुल ने आपको समझाया कि अगर राउट यहाँ से बढ़ता है, यानी कि निफ्टी 50 में और गिरावट देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि स्पिल ओवर ज़्यादा हमको मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिले। तो लेट्स कीप आवर व्यू कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टिल जो लेवल्स जो है क्रिटिकल लेवल्स, वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं निफ्टी पे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और आज हमारे फर्स्ट व्यूअर है सुनील जी। सुनील जी पूछते हैं सवाल आइनॉक्स विंड पे। उनके पास आइनॉक्स विंड के 150 शेयर है, जो उन्होंने 156 रुपये के भाव पे खरीदे हैं। 3 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं। वो आपसे टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं। देखिए, आइनॉक्स विंड में भी इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाय दिया हुआ है, बट मेजर सपोर्ट 151.48 है, यहीं पे आके खड़ा है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, 149 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 149 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर एक बार 135 का टारगेट खुल सकता है। बट जिस हिसाब से 6 बार बॉटम बना के चला है, मैं ये ब्रेकडाउन प्ले करने के मूड में नहीं हूँ। अगर फेलियर मिलता है इस जोन में तो लॉन्ग प्ले करूंगा। नीचे जाके अगर जब भी अगर नीचे गया तो जब भी 151 153 की जोन क्रॉस करेगा, आई वुड बी अ बायर अगेन। मैं यहाँ पे सेलर नहीं हूँ। पुल बैक आता है, अगर डीपर आए चाहे छोटा आए, मैं पुल बैक पे शॉर्ट नहीं कर रहा, या मतलब सेल नहीं कर रहा, मैं बायर ही रहूंगा। फिलहाल 150 150 का सपोर्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। एशियन पेंट्स के स्टॉक्स को देखिएगा आज अंशुल, 2610 का यहाँ लेवल है। निफ्टी का टॉप गेनर है। इतनी गिरावट में भी आज 5% ऊपर है ये स्टॉक। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मूव हमको एशियन पेंट्स के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स पे क्या लगता है आपको? और देखिए, एशियन पेंट्स में 3 टारगेट थे हमारे। पहला था 2468 और 2570। उसको टेस्ट करने के बाद वापस डीपर पुल बैक आया था 2350, फिर हायर लो 2468 पे बना।
आज गैप के साथ 2570 निकाला है, तो आज का लो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि अर्निंग्स गैप है, अगर प्रोटेक्टेड रहता है तो 2732 रुपए तक का ऊपर में टारगेट मिलेगा, जो हमारा ट्रेडर्स के लिए तीसरा टारगेट था। इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ऑल टाइम हाई खुला हुआ है। एक और स्टॉक देखिएगा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत बजिंग स्टॉक्स है। पेटीएम, यहाँ पे 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। 1324 के आसपास का लेवल है। 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर बना रहा है एटीएम। और इसमें एक खबर जो है वो ये है कि MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसको इंक्लूड किया गया है एटीएम को। और जेफरीज जो है इस पे जो टारगेट दे रहा है वो 1600 के आसपास का दे रहा है। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, पेटीएम इकलौता स्टॉक है जहां पे जिगजैग को हमने परफेक्टली प्ले किया। पहले लगभग 750 के ब्रेकआउट से 1000 रुपए, फिर पुल बैक का वेट किया, फिर पुल बैक पे जब 874 पे ब्रेकआउट आया तो वहां से 1270 प्ले किया। अब 1270 के ऊपर टिकने लगा है, तो ऑल टाइम हाई तक के लिए हमारे टारगेट्स ओपन है। दैट बीइंग सेड, मार्केट थोड़ा सा वीक हो रहा है। ये एक इसके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है कि शायद ये ब्रेकआउट ना चले और कंसोलिडेशन लंबी चले। दोनों ही केस में हमको नीचे जाते हुए तो बहुत कम दिख रहा है, तो आई वुड बी अ बायर एट दिस प्राइस। कंसोलिडेशन में अगर रेंज के थोड़ा सा लोअर एंड पे मिल जाए तो भी मैं बायर रहूंगा। 1240 1250 की जोन में तो भी मैं बायर रहूंगा। ऊपर में 1955 जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि 92 वीक्स का कपनाडल पैटर्न आईपीओ बेस का ब्रेकआउट है। और लगभग 2022 में आईपीओ आया था और 2025 के जुलाई में आधा निकलने के बाद बेस ब्रेकआउट बनानी 3.5 साल लग गया है पूरा बेस बनाने में। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई दिखता है। पेटीएम के लिए चीजें अब सुधरती हुई दिख रही हैं। पेटीएम में जो खराब जितना आना था लगभग हो चुका है। विजय शेखर शर्मा के अंडर में वापस से चीजें आ चुकी हैं एंड ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं अगेन जो 700 रुपए 600 रुपए से प्ले करते आ रहे हैं, वहां पे भी हम पेटीएम से ज्यादा प्रमोटर के व्यू पे प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो काबिल आदमी है। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि चीजें निकाल ले जाएगा, ऑल टाइम हाई हिट कर जाएगा स्टॉक। जी, बहुतों का इंतज़ार है इसके ऑल टाइम हिट करने का, बिकॉज आईपीओ के ज़माने से लोग जो है वो इसको लेके बैठे हुए हैं और इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगला सवाल जो है वो है मोहित यादव का। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? 3 साल का व्यू लेके चल रहे हैं वो। देखिए, एट द रिस्क ऑफ बीइंग सेड कि आपको एंकर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सवाल आपका दूसरा आना चाहिए कि पेटीएम भी लॉस मेकिंग कंपनी है, ओला भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ओला पे इतना बेरिश क्यों रहते हो, पेटीएम पे इतना बुलिश क्यों हो? ये सवाल आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन के साथ ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विजय शेखर शर्मा में दिखती है, जो ओला में नहीं दिखती है, जो लेंसकार्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मैंने पूरा मतलब आप उस दिन ऑफ द रिकॉर्ड मेरे को इतना बोली थी, आज मैं ऑन रिकॉर्ड ही बोल देता हूँ। जो आपने मतलब जो पुश किया था मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमको जबरदस्ती बेचना पड़ रहा है, हमारी बेचने की कोई इच्छा नहीं है। रूल्स हमको बता रहे हैं कि रूल्स की वजह से हमको बेचना पड़ रहा है। मैंने आईपीओ रिलेटेड पूरे रूल्स जो हैं, चैट जीपीटी, ग्रॉक और जितने ये हैं एआई, सब में डाल के एक चीज पूछी थी कि ऐसा कोई नियम है क्या कि प्रमोटर को बेचना पड़ता है? तो सभी ने मुंह पे ऐसे झापड़ मारते हुए पलट के सवाल पूछा था कि अगर ऐसा कोई नियम होता तो 100% फ्रेश इशू कहां से आ रहे होते? कुछ ना कुछ तो उसमें प्रमोटर की सेलिंग ओएफएस के तौर पे आती। 100% फ्रेश इशू कहां से आ रहे हैं? तो आप लाइव स्ट्रीम मीडिया पे दुनिया भर के सामने अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो कहां से मैं आपके ऊपर भरोसा कर पाऊंगा, अपना पैसा आपको दे पाऊंगा? तो राम राम, ऐसे प्रमोटर से तो भगवान बचाए, मैं बिल्कुल दूर रहूंगा। अच्छा, अब जो सवाल था वो जवाब तो दीजिए। वोल्टैम ट्रांसफार्मर में क्या करना? आप जो ऑफ द रिकॉर्ड सुनना चाह रहे थे, अब ऑन द रिकॉर्ड आ गया, तो अब आप काफी खुश होंगी। नहीं, मैं कोई ऑफ द रिकॉर्ड चीजें भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोलने की हिम्मत रखता हूँ। एटलीस्ट आई एम फेयर ऑन दैट कि गोल गोल घुमा के मैं जलेबी नहीं बनाता। नहीं, हम भी वोल्टैम पे, वोल्टैम खराब लग रहा है। 8,540 जब से टूटा है तब से मैं बोल रहा हूँ 4,178 दिख रहा है। अभी भी वही टारगेट में पकड़ के चल रहा हूँ। ओके, इफ्तिकार का सवाल है, वो पूछते हैं 2 स्टॉक्स पे। एक है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया और दूसरा है ट्रांस रेल लाइटिंग। दोनों ही स्टॉक पे आपका नजरिया क्या है? होल्ड करें या लॉस बुक करके निकल जाएं और किसी और स्टॉक में पैसा लगाएं? ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर, दूसरा कौन सा था? ट्रांस रेल लाइटिंग। ट्रांस रेल लाइटिंग।
ट्रांसरेल लाइटिंग में अगेन आईपीओ बेस का जो ब्रेकआउट आया था 710 रुपए के आसपास, वहीं स्टॉक घूम रहा है नीचे। 662 रुपए एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है, जो लॉन्ग लिक्विडेशन का लेवल है, तो 662 आ सकता है। 662 के पास अगर सपोर्ट मिला तो ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा ब्रेकआउट का 758 के ऊपर। तो एक बार अगर है तो स्टॉप लॉस 660 रुपए लगा के होल्ड किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर TARIL, इसमें 463 का फाइनली ब्रेकडाउन आ चुका है, लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट है। 350 रुपए पहला लेवल है लॉन्ग लिक्विडेशन का, दूसरा लेवल आता है 302 रुपए, तो 350 रुपए तो कम से कम आते हुए दिख रहा है। तो उनको निकल जाना चाहिए लॉस बुक करके? इसमें तो कम से कम निकल जाना चाहिए। इट इज ऑलवेज इजियर टू री एंटर। 465 के ऊपर री एंटर कर लीजिएगा, तब महंगा मिलेगा। मान रहा हूं 60 रुपए महंगा मिलेगा, लेकिन और महंगा बिक जाएगा। सस्ता लेने जाएंगे तो और सस्ता बिकता जाएगा। ओके, साक्षी मित्तल का सवाल है, वो पूछती हैं JSW इंफ्रा में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है, अडानी एनर्जी अगर 3 से 4 साल तक होल्ड करे तो कहाँ के टारगेट मिल सकते हैं? तो वो आपसे पूछ रहे हैं क्या JSW इंफ्रा में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग खत्म हो रही है, एब्जॉर्ब कर रहा था अभी तक, क्या खत्म हो चुकी है? दूसरा, अडानी एनर्जी क्या 3 से 4 साल के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं? देखिए, JSW इंफ्रा में कोई इंस्टीट्यूशन सेलिंग है ही नहीं, ये प्योर रिटेल की सेलिंग है जो ऑल टाइम हाई के पास से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। पूरे में एक भी ऐसी कैंडल नहीं है, एक कैंडल छोड़ दीजिए 17 अक्टूबर की जिसमें भी अर्निंग्स की वजह से गैप डाउन आया था, तो मैं उसको कोई इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं मान रहा हूं, वो भी एक्सेसिव रिटेल वॉल्यूम है। पूरी फॉल में कंप्लीटली रिटेल की सेलिंग है, ना कि कोई इंस्टीट्यूशन की सेलिंग है। यहां से वापस एक्यूमुलेशन जोन में आया है 294 277। जैसे इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम स्टार्ट होगा, हम वापस से अपने क्लाइंट को लॉन्ग रेकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा कोई भी उसमें व्यू चेंज नहीं हुआ है। इस पूरे में जो ओवर ऑप्टिमिस्टिक एक्सेप्शनल जो मोमेंटम प्ले करने वाले लॉन्ग्स थे, जो चढ़ गए थे कि ऑल टाइम हाई जा रहा है, वो ऑल टाइम हाई से 10 रुपए नीचे से ही पलट गया। तो ये वही फ्रस्ट्रेटेड लोग निकल रहे हैं जिन्होंने ब्याज पे खरीदा है, जिसको लिवरेज या MTF कहते हैं, ये उनकी सेलिंग आ रही है, डिस्ट्रेस सेलिंग। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन सेलिंग है ही नहीं। दूसरा, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को 1348 जाते हुए दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में भी 8-9 महीना लगा सकता है, बट ओवरऑल मेरे को इस स्टॉक में काफी तेजी दिख रही है। फाइनल टारगेट मेरा 1860 से 2014 के बीच में जो गैप है वो टारगेट है। राम स्वरूप जी पूछते हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कहाँ से सेलिंग आ रही है? FIIs तो नहीं बेच रहे, लग रहा है कि DIIs की सेलिंग हो रही है। देखिए, सबसे पहले इससे क्या फर्क पड़ता है कि FII की सेलिंग हो रही है कि DII की सेलिंग हो रही है। मेरा स्टॉप लॉस कट रहा है, मैं काट के निकल रहा हूं, उसको जस्टिफाई क्यों करूंगा? कोई भी गलती को जस्टिफाई करने से वो सही नहीं हो जाती है। तो अपनी गलतियों को माइक्रो वो क्या बोलते हैं, वो लेंस लेके देखिए उसको, और आखिरी टू द पॉइंट पकड़िए कि गलती आपसे कहाँ हुई है, उसको सही कर लीजिए। जैसे IRB के केस में मेरे को क्लियर हो गया था, मैंने अपना 100% ऑफ द कैपिटल उसमें डाल दिया था, जबकि कोई भी ट्रेड लेते समय आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपकी कैपिटल का मैक्सिमम 1 या 2% लॉस होना चाहिए स्टॉप लॉस कटने पे। वो वहां से मैंने लर्न द हार्ड वे। 70% कैपिटल खोने, 66% 70% कैपिटल खोने के बाद समझी, उसके बाद ये गलती कभी नहीं की ना कि 1% से ज्यादा मेरा कभी लॉस नहीं होता। कोई बहुत अच्छा लगा तो 2%। इसमें रूल कब तोड़ना है अब ये मेरे को पता है। टाटा स्टील में मैंने तोड़ा, रिलायंस में मैंने तोड़ा, अदानी में मैंने नहीं तोड़ा, अदानी के बाद में 3, टाटा टेक में नहीं तोड़ा, अदानी में नहीं तोड़ा, हाईटेक पाइप में नहीं तोड़ा। तो कब तोड़ना है ये भी मेरे को पता है, लेकिन ये इतने स्टॉप लॉसेस कटाने के बाद पता है। उसमें भी कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम 8% वाली बाउंड्री लगी रहती है कि 8% से ज्यादा अगर लॉस होना स्टार्ट हुआ तो उससे भी एक बार निकल जाता हूं। तो वो भी ऑल इन जाने के बाद भी एक लाइन रहती है 8% की। तो पहले इस गलती को समझ लीजिए कि आप पोजीशन साइजिंग गलत थी, या आपका स्टॉप लॉस नहीं पता था, या स्टॉप लॉस गलत है, जो भी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंस्टीट्यूशन बेच रहा है कि इंस्टीट्यूशन में FII बेच रहा, DII बेच रहा, या स्टॉक अपने ही वजन से गिर जा रहा है। कई बार अर्निंग सपोर्ट नहीं करती है तो अपने ही वजन से गिरने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन बेच रहा है, बट बिक रहा है, आपका स्टॉप लॉस कट रहा है, काटिए, बाहर हो जाए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है सौरभ जायसवाल जी का। वो पूछते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। उनके पास 3300 शेयर्स है आलोक इंडस्ट्रीज के, जो उन्होंने 18 रुपये 20 पैसे में खरीदे हैं। 3 से 4 साल का व्यू रखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं टारगेट क्या होने चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए?
देखिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट नहीं दूंगा, पहले आप 24 रुपए 56 पैसे लीजिए, 24 रुपए 56 पैसे पार होता है तो फिर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल 24-56 देखिए, वहां पे सवाल पूछिए, निकलने की बहुत जल्दी मत कीजिएगा अगर आपका 3 से 5 का व्यू है तो। ओके, दीपक का सवाल है, वो पूछते हैं एपेक्स फ्रोजन फूड्स के बारे में। 100 शेयर है उनके पास, 250 की रेंज में उन्होंने खरीदारी की है, और एमजीएल है उनके पास। एमजीएल के 20 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 1300 ईच। तो होल्ड करें या एग्जिट, या फिर एवरेजिंग की सलाह देंगे आप? देखिए एमजीएल का चार्ट लगा के अब सिंपली 1 साल 1.25 साल का चार्ट लगा लीजिए। आप देख लीजिए लास्ट ईयर सितंबर से नवंबर में जो फॉल आई थी उसके बाद स्टॉक मरा सा बाउंस बैक दिया था, और थोड़ा 5 ईयर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। सितंबर लास्ट ईयर था तो वो 1 साल में नहीं आएगा। जो फॉल आई थी उसके बाद मरा पुल बैक था और वापस उसी फॉल के ऑलमोस्ट लो के आसपास है। 1050 का लो था, 1200 जो हायर लो था उसी के आसपास है। तो स्टॉक बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, इसको एब्जॉर्प्शन में शायद और 2-3 साल लग जाए। इससे तो जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। मोस्ट लाइकली ये आपको पहले 1050 और 1000 की रेंज देगा, उसके बाद कहीं जाके कोई बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है। एपेक्स फ्रोजन में पैटर्न ठीक ठाक बन रहा है, लोअर एंड पे काफी अच्छा बेस बना हुआ है। ऑलमोस्ट 313 हफ्ते हो चुके हैं जहां ये 186 नहीं तोड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर बार लोअर हाई बना है। तो लास्ट सेल बिफोर द बाई है 262 रुपए 85 पैसे। अगले 4 से 8 हफ्ते में ये अगर निकल जाता है, क्योंकि राइट साइड में वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है वीकली पे, तो अगले 4 से 8 हफ्ते में निकलना चाहिए। अगर निकलता है तो फिर स्टॉक में बेहतरीन बाई बनेगा। 262.85 का लेवल है, 265 पकड़ लीजिए। 265 निकलता है तो बाई बनता है 321 और 382 के टारगेट के लिए। ओके, उमंग सेठी का सवाल है। उमंग सेठ का सवाल है मुंजाल ऑटो पे। मुंजाल ऑटो के शेयर्स है उनके पास, जिन्होंने 132